नमस्कार साथियों। पशु परिचर के अंदर हम देख रहे थे सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की। दोस्तों आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 4 और कक्षा नंबर 6 की जो पुस्तक चलती है पृथ्वी हमारा आवास। दोस्तों यानी कि ये ज्योग्राफी से यानी भूगोल से जुड़ी हुई पुस्तक है ये, जिसके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं, जो अध्याय दिए गए हैं, उन अध्याय के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे। 4 अध्याय है, उनके वन लाइनर आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। बाकी जो अध्याय बचे हुए हैं उनका पार्ट 2 के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी हमारा आवास पार्ट 1 आज है, जिसके नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ए पर उपलब्ध है। हमारा टारगेट है कि पशु परिचर भर्ती में 135 क्वेश्चन 150 में से आपके सही हो, और उसी को लेकर हम क्लासें बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर लगा रहे हैं और नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। दोस्तों फिर भी कोई भी डाउट है, कोई जानकारी आपको लेनी है, तो इंस्टाग्राम हमने यहां पे दे रखा है, जिस पर जाकर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए यह रहने वाली है। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और पहला अध्याय हमारा आता है, वो आता है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल के अंदर पृथ्वी। दोस्तों सूर्य तथा रात्रि में आसमान में चमकने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। दोस्तों वे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। दोस्तों ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है? जो ध्रुव तारा होता है ये किस दिशा को बताता है? उत्तर दिशा को। किसको बताता है? उत्तर दिशा को। दोस्तों तारों द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है? तारों के द्वारा जो विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। दोस्तों सौर शब्द का क्या अर्थ है? जो सौर शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? सूर्य से संबंधित। दोस्तों जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? जियोग्राफी है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। दोस्तों ग्रीक भाषा में जियो का क्या अर्थ है? ग्रीक भाषा के अंदर जियो का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। दोस्तों ग्रीक भाषा में ग्राफिया, जियोग्राफी, जियोग्राफिया, ग्राफिया का क्या अर्थ है? यह ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। पृथ्वी के बारे में जियोग्राफी, पृथ्वी के बारे में लिखना जियोग्राफिया होती है। दोस्तों यहां से जो साथी अपने नोट्स नोटबुक में नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो साथी साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहें। बाकी जो साथी अभी वो है जो पहली बार जुड़े हैं, या जो साथी सीधे नोट्स हमारे द्वारा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कि अभी जाइए और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से तुरंत नोट्स प्राप्त कर लीजिए। समय है आपके पास और तुरंत जाकर सभी साथियों को नोट्स प्राप्त करने आज के आज। दोस्तों आगे चलिए। दोस्तों आगे देखिए, वन लाइनर के रूप में और बेहतरीन तरीका होता है यह पढ़ने का। जियोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ, जियोलॉजी, जियोलॉजी का होता है पृथ्वी का अध्ययन। क्या अर्थ होता है? पृथ्वी का अध्ययन। प्लेनेट ग्रीक भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? प्लेनेट, प्लेनेट हुआ है प्लेनेटाई, प्लेनेटाई से। दोस्तों परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। दोस्तों सौर मंडल के कितने ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? 3 ग्रहों के हैं। दोस्तों एक बृहस्पति है, दूसरा शनि है और तीसरा अरुण है। यहां पे ये बृहस्पति नहीं, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। जियोमेट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जियोमेट्री का शाब्दिक होता है अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। क्या होता है? पृथ्वी का मापन। दोस्तों सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य पृथ्वी से दूर है। दोस्तों समझ गए? सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य। सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य है। दोस्तों जियोइड या जियोड शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा है सूर्य। दोस्तों सौरमंडल के ग्रह जिस निश्चित पथ पर
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कक्षा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, जो साथी नोट्स बना रहे हैं, जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, नीचे बटन दिखाई दे रहा आपको, लाइक, और साथ में अपने 5 मित्रों तक शेयर कर देना। आगे चलिए दोस्तों, शायद ऐसी क्लास आपको YouTube के माध्यम से कोई उपलब्ध नहीं करवा रहा है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। देखिए, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है वो बुध ग्रह है दोस्तों। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? बुध। सूर्य के निकट भी है और सबसे छोटा ग्रह भी है दोस्तों। प्लूटो से ग्रह का दर्जा किसने छीना? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने दोस्तों। बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो मात्र 88 दिन के अंदर लगाता है दोस्तों। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? भूआब, जिओड, भूआब कहा जाता है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट, 8 मिनट 14 सेकंड के लगभग समय लगता है, लेकिन आपको याद रखना है लगभग 8 मिनट। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। यह नीला क्यों दिखाई देता है? पानी के कारण, 70% जल है, और जल को आप जब देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा आपको? नीला दिखाई देता है दोस्तों। पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? जल के कारण पृथ्वी का जो रंग होता है वो हमेशा नीला दिखाई देता है दोस्तों। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? जो चंद्रमा की सतह होती है इस पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे दोस्तों। 21 जुलाई 1969 को इन्होंने पहला कदम रखा था चंद्रमा पे। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है दोस्तों, 1/4। 4 पृथ्वियां, एक चंद्रमा। अगर पृथ्वी को 4 भागों में बांट दे तो एक चंद्रमा के व्यास की बनेगी दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलिए, आगे देखिए, पृथ्वी से कितना दूर है चंद्रमा? पृथ्वी से कितना दूर है? यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। 3,84,000 किलोमीटर। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं, उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी को एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? लगभग 27 दिन के अंदर। क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? मंगल व बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। खगोलीय पिंडों के वे टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के साथ प्रवेश करते हुए समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? उल्कास्म कहलाते हैं दोस्तों। और खगोलीय पिंडों के वे टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके सतह पर गिरते हैं वो कहलाते हैं उल्कापिंड। जो बीच में समाप्त हो जाते हैं वो उल्कास्म, और जो सतह पर पृथ्वी पर गिरते हैं वो उल्कापिंड कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी किस आकाशगंगा का एक भाग है? मिल्की वे आकाशगंगा का। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का। किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे देखिए, आगे है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? शुक्र ग्रह को जाना जाता है। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र ग्रह दोस्तों। सूर्य के तीसरा सबसे निकट ग्रह पृथ्वी है दोस्तों। यह सूर्य, बुध, इस प्रकार है ये आपकी पृथ्वी है और यह सूर्य आपका। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ नहीं है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, सबसे दूर है वरुण दोस्तों। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर।
और पृथ्वी सूर्य से कितने मिलियन दूर है? 150 मिलियन के आसपास। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं? चट्टानों के बने होते हैं। और सौरमंडल के बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। सौरमंडल के बाह्य ग्रह 4, आंतरिक ग्रह 4। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हुए होते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। यह पहला अध्याय कंप्लीट हो गया। यहां पे समझ गए? अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरा अध्याय है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर, नाम है ये दूसरे अध्याय का। ग्लोब में झुकी हुई सुई की अवस्था किसकी संकेतक होती है? किसकी होती है? अक्ष की संकेतक। कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को गोलार्धों में बांट देती है? विषुवत रेखा दोस्तों। विषुवत वर्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वर्तों को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वर्त यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसे दर्शाता है? दक्षिणी ध्रुव को। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? अंश के अंदर दोस्तों। विषुवत वर्त किस अंश को दर्शाती है? शून्य अंश को, यानी 0 डिग्री को। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसे दर्शाता है? उत्तरी ध्रुव को। यह देखिए यहां पे आएगा 90 डिग्री और यहां पर आएगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह आएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोस्तों। ग्लोब के वे दो बिंदु जिनसे सुई गुजरती है उन्हें क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश किसे दर्शाता है? यहां पर कारक रेखा को दोस्तों, जो राजस्थान से होकर गुजरती है। 2 जिले पर, कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलिए। दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश किसे दर्शाता है? मकर रेखा को। विषुवत वर्त के उत्तर में 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश किसे दर्शाता है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव वृत्त को। विषुवत वर्त के दक्षिण में 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश किसे दर्शाता है? दक्षिणी ध्रुव वर्त को दर्शाता है। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का स्थान कौन सा कटिबंध कहलाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा। यह 0 डिग्री यहां पे आ गई। यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा व उत्तरी ध्रुव वर्त के मध्य का स्थान, यह कर्क रेखा आपकी, और यहां पे आएगी उत्तरी ध्रुव वर्त 66 डिग्री 30 मिनट वाली, और यह बीच वाला भाग कहलाएगा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुवीय वर्त के मध्य का स्थान, यह आपकी मकर रेखा है, और यह आपकी आ गई दक्षिणी ध्रुवीय वर्त। इनके मध्य का स्थान भी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, यानी इसका और इसका टेम्परेचर समान, मौसम समान होता है दोस्तों। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? देशांतर की। अक्षांश के साथ साथ देशांतर की भी आवश्यकता होती है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए। बेहतरीन क्लास, बेहतरीन तरीका, नोट्सों को पढ़ोगे ना तब आपको बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आएगी। पृथ्वी पर स्थित किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? देशांतरीय अंश में दोस्तों। प्रत्येक देशांतरीय अंश को किस में विभाजित किया जाता है? मिनट व सेकंड के अंदर। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी किस स्थान पर होती है? विषुवत वृत्त पर होती है, 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी कहां पर होती है? ध्रुवों पर। देखिए अगर हम बनाएं, ये हमारी पृथ्वी है, तो देशांतर रेखा इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से फैली हुई है ये। तो देखिए यहां पर ध्रुवों पर तो आकर मिल जाती है, कम दूरी है, लेकिन यहां पर देखिए बीच के अंदर यहां पर सर्वाधिक दूरी है विषुवत वर्त पर। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर। ये रेखा पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का दोस्तों। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूमेगी दोस्तों। प्रमुख यामोत्तर रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना
जाता है, ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए नेक्स्ट। भारत का मानक यामोत्तर किसे माना जाता है? भारत का, पर्सनली रूप से भारत का, विश्व का नहीं, भारत का पूछा है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360 है। अक्षांशों की 180। किसी भी स्थान पर घड़ी द्वारा दिखाया गया समय क्या कहलाता है? स्थानीय समय कहलाता है दोस्तों। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शीत ऋतु के अंदर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक यामोत्तर के स्थानीय समय किस नाम से जाना जाता है? भारत का मानक समय के नाम से। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? जो ग्रीनविच समय है उससे भारत का मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है दोस्तों। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों, टाइम जोन में बांटा गया है? 24 टाइम जोन के अंदर पृथ्वी को बांटा गया है। किस तरफ बढ़ने पर देशांतरों के मध्य दूरी घटती है? ध्रुवों की ओर बढ़ोगे तो देशांतरों के मध्य दूरी घटती जाएगी। किसी स्थान से पूर्व में जाने पर समय में क्या परिवर्तन होगा? यह है, यहां पर आप और यहां से आप पूर्व की ओर जा रहे हैं तो आपका समय बढ़ेगा दोस्तों। प्रत्येक समय क्षेत्र कितने देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है? 15 डिग्री देशांतर को घेरता है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये दूसरा अध्याय है, वो आपका कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास जो पुस्तक है उसका दूसरा अध्याय कंप्लीट होता है। यहां पे देखिए बेसिक जानकारी दी गई है यहां पे, और ये बेसिक जानकारी क्वेश्चन जब आते हैं तो कंफ्यूज कर देती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है। आगे चलिए, तीसरा अध्याय पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां यानी कि पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कितनी भी बड़ी तैयारी कर लो, यह टॉपिक मिल जाएगा आपको हर जगह। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी का अपने पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है दोस्तों। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षीय सतह से कितना कोण बनाती है? 64 डिग्री 30 मिनट का। पृथ्वी के घूर्णन को कौन सी गति कहा जाता है? पृथ्वी की दैनिक गति, एक चक्कर पूरे दिन में कंप्लीट करती है। वह वृत्त जो पृथ्वी के दिन व रात के भाग को अलग करता है क्या कहलाता है? प्रदीप्ति वर्त। दिन व रात के भाग को अलग करता है वह व्रत कहलाता है प्रदीप्ति वर्त दोस्तों। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं क्या कहलाता है? लीप वर्ष। 366 दिन वाला लीप वर्ष कहलाता है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलिए, लीप वर्ष का अतिरिक्त दिन, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, वैसे 365 मानते तो एक दिन अतिरिक्त है ना, तो अतिरिक्त दिन अंग्रेजी कैलेंडर के किस माह में जोड़ा जाता है? फरवरी में। क्योंकि लीप वर्ष को छोड़कर सामान्य वर्ष के अंदर 28 दिन की फरवरी होती है, लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है। 21 जून को पृथ्वी की अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर अयनात। उत्तर अयनात। अब देखिए 21 जून वाली देख ली हमने। 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति दक्षिण अयनात, कल ही बीता है, सबसे बड़ी रात वाला, समझ गए? पृथ्वी के परिक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है? ऋतु का परिवर्तन होता है दोस्तों। सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर सीधी गिरती है? सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर? 21 जून को दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून के दिन होता है। यानी कि देखिए ये कर्क रेखा है ना, यहां पर 21 जून को सीधा सूर्य की किरणें आती है, यहां पे ये सूर्य मान लो यहां पे पड़ती है, और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर जाती है। ये नीचे देखिए ये मकर रेखा है ना, इस पर दोस्तों मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब गिरती है? 22 दिसंबर के दिन की स्थिति को पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। एक तो 21 मार्च को होते हैं, दूसरे 23 सितंबर को होते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों।
क्यों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्तमान में हमारे सर्दी दिसंबर में आता है, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, और यहां पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर क्या है? गर्मी है। पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होने की घटना क्या कहलाती है? विषुव कहलाती है। और पृथ्वी की प्रतिदिन की गति क्या कहा जाता है? दैनिक गति कहा जाता है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। 3 अध्याय कंप्लीट। अगला अध्याय, अध्याय नंबर 4, मानचित्र। अध्याय नंबर 4, मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पहाड़, नदी, महासागर, मैदान आदि को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? भौतिक मानचित्र कहलाते हैं दोस्तों। भौतिक मानचित्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऊंचावच मानचित्र। भौतिक मानचित्र या ऊंचावच मानचित्र। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, एक दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक दोस्तों। विश्व के विभिन्न महाद्वीपों, देशों, राज्यों व उनकी सीमाओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं दोस्तों। सड़क, वन, वर्षा, उद्योग आदि विशेष प्रकार की जानकारी देने वाले मानचित्र कहलाते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्या कहलाते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं दोस्तों। स्थल पर वास्तविक दूरी व मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? स्थल की जो वास्तविक दूरी है और जो मानचित्र पर दूरी। अब देखिए, स्थल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मानचित्र एक छोटा सा होता है जिसमें वो दूरी बताई जाती है। इनके बीच का जो अनुपात होता है उसको पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं। अनुपात को पैमाना कहा जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़िए, आगे देखिए। अभी आगे, बड़े क्षेत्रफल वाले बागों को दर्शाती समय किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जाता है? छोटे पैमाने का। बड़े क्षेत्रफल को अगर हम ले रहे, विश्व को हम दर्शाएंगे ना, तो वहां पर छोटे पैमाने का प्रयोग करेंगे। किसी गांव, शहर, कस्बे का मानचित्र बनाते, आप अपने गांव का मानचित्र बना रहे, तो छोटा सा है गांव और उसको एक पेज में दर्शाना है, तो उस समय आप कौन से पैमाने का प्रयोग करोगे? बड़े पैमाने का प्रयोग करोगे। किसी यंत्र की सहायता से मानचित्र में दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। किसी यंत्र की सहायता से मानचित्र में दिशाओं का पता लगाया जाता है दिक्सूचक यंत्र से। दिक्सूचक यंत्र से। किसी मानचित्र में सड़क, पुल, पटरियां, नहर आदि को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतीक। प्रतीक बनाए जाते हैं, लिखा नहीं जाता, प्रतीक। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है उन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ चिन्ह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहमति, पूरे विश्व में जो प्रतीक समान यूज किए जाते हैं उन्हें रूढ़ चिन्ह कहा जाता है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। चलिए आगे। बिना पैमाने के तैयार किया गया आरेख मानचित्र क्या कहलाता है? बिना पैमाने के तैयार किया गया आरेखीय मानचित्र रेखा चित्र मानचित्र कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, एक छोटा क्षेत्र है लेकिन उसका बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है दोस्तों। तो क्लास नंबर 4 सामाजिक अध्ययन की पशु परीक्षर भर्ती के लिए यह थी, जिसके अंदर कक्षा 6 का जो किताब चलता है जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, उसका पार्ट 1 हमने यहां पर देखा है। 4 अध्याय पृथ्वी हमारे आवास पुस्तक के हमने यहां पर देखे हैं। एक बार कमेंट करके सभी साथी बता दीजिए कि आपको कैसा लगा। अगर नोट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, कोई डाउट नोट्सों में आ रहा है, तो यहां पर इंस्टाग्राम दे रखा है, वहां पर जाकर आप मैसेज कीजिए। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अपने 5 मित्रों के पास शेयर करें। लाइक का मतलब हमारा मनोबल बढ़ाना, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक लाइक करने में क्या जाता है, लाइक का बटन दबाइए। और जो भी नए साथी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।